दिस इज़ मी मोहम्मद अवैस मुनीर। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है जर्नलिज्म यानी सहाफ़त। सहाफ़त अरबी ज़बान के लफ्ज़ सहफ़ से माखूज़ है, जिसके मानी हैं किताब, रिसाला या सहीफ़ा के हैं। इंग्लिश के अंदर इसको जर्नलिज्म कहते हैं और ये जर्नल से माखूज़ है। जर्नल का लफ्जी मतलब है रोजाना के मामलात यानी रोजनामचा। अब हम सहाफत की यानी जर्नलिज्म की बेसिक डेफिनेशंस की तरफ जाएं तो हमें पता चलता है, स्टीफन ने कहा कि सहाफत उन मैटर्स को ज़ब्ते तहरीर में लाकर इस्तिफादा हासिल करने का नाम है जिसके बारे में आप नहीं जानते। और जरीदा टाइम के एक राइटर एरिक ने ये कहा कि जर्नलिज्म हम उसको कहेंगे जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करते हैं, लेकिन इसके अंदर फंडामेंटली तौर पे कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? वो कंडीशन ये हैं कि आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे कर रहे हैं, लेकिन उन कंडीशन में सबसे पहली शर्त जो है वो ये है कि वो ईमानत और दयानत के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो। एरिक के अकॉर्डिंग जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि इंतहाई बसीरत के साथ इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कन्वे हो। जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि इंतहाई रास्त गोई और सच के साथ, सच की बालादस्ती के साथ इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह कन्वे होना। लेकिन व्यूअर्स, एक बात वाज़िया है, वो क्या? वो ये कि अगर इंफॉर्मेशन जो कन्वे की जा रही है वो फौरन रसाई अगर मुमकिन नहीं, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन इतला वाज़िया तौर पर होना जरूरी है। ये बेसिक डेफिनेशन है जर्नलिज्म की। अब हम अपने आज के चीफ गेस्ट जो चेयरमैन प्रेस क्लब काले की मंडी हैं, इंतहाई पैशनेट हैं। जब हम मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज के बारे में बात करते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी के अंदर वो एलिमेंट वाज़िया तौर पे नजर आता है जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ का प्रोफेशन होता है। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। तो व्यूअर्स, जर्नलिज्म की बेसिक्स जो हैं वो मैंने आपसे डिस्कस की। आज हम बात करते हैं एक सोसाइटी के अंदर, आज के इस दौर के अंदर एक जर्नलिस्ट का क्या किरदार होना चाहिए, जर्नलिस्ट दर हकीकत कौन होता है, जर्नलिस्ट की क्या सैक्रिफाइसेस हैं सोसाइटी के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए और इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के। हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं चेयरमैन प्रेस क्लब काले की मंडी हाफिज मजहर इकबाल। उनकी शख्सियत के अंदर और उनकी कलम के अंदर और उनकी तहरीर के अंदर ये पैशन नजर आता है जो एक जर्नलिस्ट में होना चाहिए, जो सही मानों के अंदर अपने इलाके में उन चीजों की अक्कासी करते हैं, उन चीजों के दायरे कार को समझते हुए विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिकल प्रेशराइज सिस्टम, उसको बलाए ताक रखते हुए उन्होंने चीजों को वाज़िया तौर पर हाल ही में कुछ चंद सालों के अंदर अय्या किया और इस इलाके की बेहतरी और फलाह के लिए गामजन है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान हाफिज मजहर इकबाल। जर्नलिज्म आज का हमारा टॉपिक है। आपका लगाव जर्नलिज्म से काफी अरसा पुराना है। आप अपने इस प्रोफेशन के अंदर बहुत पैशनेट नजर आते हैं। ये जर्नलिज्म से लगाव कैसे हुआ? एक्चुअली वैसे बहुत शुक्रिया आपने इस मौजू पर बात करने के लिए मुझे चुना और मेरा इंतखाब किया। क्या है कि मुझे बचपन से ही जो है ना नावल पढ़ने का बड़ा शौक था। मैंने बहुत ज़्यादा नावल पढ़े हैं जब मैं स्टडी कर रहा था तब, और फिर उसमें से उसे देख के नावल्स पढ़ पढ़ के ना मुझे लिखने का शौक पैदा हुआ। मैंने 93 में गालिबन जो है ना वो एक हफ्तुल्लाह अखबार से आगाज़ किया और उसमें मैंने बतौर नामा निगार
काम का आगाज़ किया। फिर मैंने उसमें जो है वो कॉलम्स लिखे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया वो पूरा अखबार ही, मेरे साथ 3-4 दोस्त और थे, उनके साथ मिलकर हम पूरा अखबार कंपोज करते थे और हमने फिर उसको कंटिन्यूटी बड़ा रन किया और इलाका में बड़ी जो है उससे हमने अपनी साथ जो है वो बनाई। इस मॉडर्नाइजेशन के दौर के अंदर आप जब देखते हैं तो आज से चंद साल पहले हम देखें तो बहुत रेयर केसेस हमें मिलते हैं जर्नलिज्म के अंदर। अब हर एक के पास एक जर्नलिस्ट का कार्ड है, ऐसा क्यों है? असल में सहाफ़त जो है ना उसको स्टेट का चौथा स्तूप माना जाता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब जो वक़्त जा रहा है और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि आप जिसके साथ हाथ मिलाएंगे उसके हाथ में नहीं होगा तो उसके गले में ज़रूर कार्ड होगा। अब आप अपने इलाका की बात कर लें, इधर ज़िला हाफ़िज़ाबाद की हम बात करें तो ज़िला हाफ़िज़ाबाद में हर वो बंदा साफ़ी बन जाता है जो किसी न किसी वजह से लाक़ानूनीयत करता है और कानून का शिकार होता है, अगले को काट दे आता है। एक बड़ी आम सी बात है, काले की मंडी में 2-3 वाक़यात ऐसे हुए कि एक बंदे जो है उसने करियाना की शॉप है उसकी, उसमें उसने बोतल्स वगैरह रखी हुई थी जो एक्सपायर थी, 1.5 लीटर की, तकरीबन 200 से 300 के राउंड अबाउट महकमा फूड वालों ने जो है वो छापा मारा और वो बोतलें बरामद की। एक दिन बरामदगी हुई है और दूसरे दिन उसने वो कार्ड जो है वो 2000 रुपये का कार्ड लिया है। और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी और एक और बात, उसके कुछ ही दिनों बाद एक यहाँ पर UF हड्डी जोड़ सेंटर है जी जी। स्पोर्ट्स के नाम से जो जाना जाता है उमर, उसके अगेंस्ट जो है वो काले की प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से खबरें लगी। अगले दिन उसने भी जो है मुसाफिर का कार्ड लिया। बदकिस्मती ये है कि ना तो इसमें किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, ना तालीम की ज़रूरत है। जो चैनल्स बने हुए हैं उन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ है, वेब चैनल्स हैं, कोई उनके ऑफिस नहीं है, कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कैमरा से नहीं है, कुछ भी नहीं होता। घर में एक बंदा बैठता है, कंप्यूटर लेता है या मोबाइल लेता है, मोबाइल पे एडिटिंग करता है और वो एक ऐड बना के भेज देता है, जी फलां फलां न्यूज़ और मुझे नुमाइंदगान की ज़रूरत है। 2000-3000 रुपये वो लेता है, 150 का कार्ड बना के उनको डिलीवर करता है। और अगर देखें जिसने 2-3 हज़ार देने हैं उसके बाद महाना उनके साथ फिक्स हो जाता है, ये आपने 500 देना है, आपने 1000 देना है, आपने 2000 देना है। तो इस तरह ना तो उसमें फिर कोई मयार रह जाता है, ना तालीमी मयार चेक किया जाता है, ना एक्सपीरियंस देखा जाता है, ना बंदे की बैकग्राउंड देखी जाती है, ना ये देखा जाता है कि ये इसके अलावा करता क्या है। अब इसमें ज़्यादा अक्सरियत जो ऐसे लोगों की है जिन्होंने अपने काम को प्रोटेक्ट किया हुआ है, सहाफ़ती कार्ड लिया है। क्या ये कहना यहाँ पे मकसूद होगा कि सेल्फ प्रोटेक्शन सहाफत का दूसरा नाम है? मैं तो कहूँगा पहला नाम है। ये आपकी अला ज़र्फ़ी है जो आपने फिर भी उसको कैटेगरी 2 में डाल, C में, D में डाल दिया, मैं इसको A में डालता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखें आप किसी भी चीज़ का अगर उसका कंपैरिजन करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं तो सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द देखें कि हम 5 लोग बैठे हुए हैं, हम 5 में से कौन क्या कर रहा है। इसी तरह हमारे काले की मंडी की जितनी आबादी है 40-50 हज़ार के राउंड आबादी है, उसमें आप देख लें कि जितने जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनके पीछे क्या है, वो उनमें से आपको ज़्यादा तादाद उन लोगों की मिलेगी जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है और वो अपने अपने बिजनेस को जो है वो प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं। तो इस लिहाज से तो मैं समझूंगा कि ये कैटेगरी ये है, सबसे पहला काम ही ये है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको आपने एक दिन उनकी बोतलें पकड़ी, दूसरे दिन वो साथी बन गया, एक बंदे का अताई है उसके खिलाफ खबर लगी, दूसरे दिन वो साथी बन गया, एक बंदा जो है फेक ID बना के लोगों की इज्जत उछाल रहा था, उसको जब पकड़ा गया तो वो साथी बन गया। अब आप दूध वाले से उसे पकड़ लें, उसे कहें कि आप पानी डालते हैं, अगले दिन वो ड्रमियों के पीछे पट्टी लगा के लेके आ जाता है प्रेस की, वो कार्ड उसकी जेब में होता है, हाथ में होता है। रियासत इस वक्त बड़ा अहम रोल प्ले करेगी इस मुल्क के अंदर। जब हम ये कहते हैं कि जर्नलिस्ट जो है वो इस रियासत का चौथा सतून है, तो क्या रियासत को अपना रोल प्ले नहीं करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो 2 नंबर तरीके से एक ब्लैक मेलिंग का बाजार गर्म किया हुआ है, इसको बंद नहीं होना चाहिए? ये अब मैं समझता हूँ मुमकिन नहीं है।
आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई नई हुकूमत आई तो इन्होंने आके बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया था नून लीग के अखबारात के ऐसे जो गवर्नमेंट लेवल के इश्तहारात की मद में इतना खरबों रुपया जो है वो उनको दिया जाता था और वो नाम ही नहीं थे। पता नहीं किस तरह के नाम थे जिनको वो कोई बड़े बेतुके से नाम थे, कोई वीकली अखबार था, कोई रोज़नामा था, जबकि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उनके नाम पे उनको जो है वो फंड अतियात जो है वो नवाजा जाता था। इन्होंने आगे थोड़ा इसको जो है ना वो क्राइटेरिया सख्त किया और थोड़ी सख्ती की। उससे हुआ ये कि जो चैनल्स थे प्रोफेशनल काम करने वाले वो उन्होंने अपने लोगों को कम किया क्योंकि हुकूमत उनको ऐड दे नहीं रही थी। तो जब उनको ऐड नहीं मिल रहे थे तो इनकम सोर्स ऑफ इनकम ही कोई नहीं था। इसके अलावा जो आम एड्स मिलते हैं वो तो इतने नहीं होते कि आप एक एंकर को बिठा के 10 लाख रुपया या 50 लाख रुपया महीना दे रहे हैं तो वो किधर से दे रहे हैं। तो इन्होंने आगे थोड़ा किया, लेकिन हुआ ये कि जो बड़े चैनल्स थे वो लेट डाउन होते चले गए। उन्होंने अपने जो वर्कर्स थे वो कम कर दिए, अपने स्पेंस जो थे वो कम कर दिए। लेकिन उनकी जगह पे हुआ ये कि जो माफिया था, जिसको मैं माफिया बोलता हूँ, मेरी बात से कोई इत्तेफाक करे ना करे, ये वेब चैनल माफिया वो परवान चढ़ा। अब आप हर दूसरे बंदे के पास अखबार का कार्ड देखेंगे या उसका टीवी चैनल का, और आपको ना वो अखबार नजर आएगा ना वो टीवी चैनल नजर आएगा। वो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक की आईडी तक महदूद होगा, उससे आगे उसका कुछ नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तालीम का जो है वो भी लाजमी होना चाहिए। कम अज़ कम FA BA बंदे जो है वो रिपोर्टर्स के तौर पे भी, जो इलाकाई रिपोर्टर्स होते हैं जिनको कुछ नहीं मिलना होता, विदाउट पे काम कर रहे होते हैं, ग्रास लेवल पे जो लोग काम करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन का मायार ज़रूर होना चाहिए। उससे बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो आपको तहजीब सिखाती है, उठने बैठने बोलने के तरीके सिखाती है। अगर आपके पास तालीम नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली आपने पैसे दे के लिया तो आप पैसे पूरे करेंगे, लोगों को ब्लैकमेल करेंगे आपको। और एक बड़ा अलमिया की बात है, आप देख लें कि 100 में से 95% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि खबर है क्या, हमने खबर क्या देनी है, हमारा मकसद क्या है, खबर होती क्या है। बस उन्होंने जो ड्राइंग रूम साबित है, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखना है वो उठाना है, और वो कॉपी पेस्ट का दौर चल रहा है, बस ठीक है, और वो साफी है। व्यूअर्स, जरीदा टाइम के एक राइटर एरिक जो है वो जर्नलिज्म को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करने का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उसने उसके अंदर 3 कंडीशंस लगाई हुई हैं। सर, उसने जो कंडीशन मेंशन की हैं वो ये है कि जो खबर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं वो रास्त गोई होनी चाहिए, वो बिल्कुल सच होनी चाहिए, उसमें पूरी ईमानत और दयानत का पहलू होना चाहिए। सर, जो कंडीशन रखी गई हैं वो ये है कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कन्वे हो, वो सारी चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। एक तो वो रास्त गो, दूसरी इंतहाई बसीरत के साथ वो कन्वे होनी चाहिए, तीसरी उसके अंदर ईमानत और दयानत का पहलू जो है वो मोजज़न होना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अगर कोई भी खबर दे रहे हैं तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए, और उसमें इस पहलू को जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए कि इसमें किसी की जो है वो हतक ना हो रही हो, किसी की इज्जत जो है वो बोले नाम ना हो रही हो। लेकिन बदकिस्मती से हमारा अलमिया ये है कि हमारे इस मौजूदा दौर में सच को सच साबित करना इंतहाई नामुमकिन है, जबकि झूठ को सच साबित करने के लिए आपको किसी दलील की ज़रूरत नहीं, सब लोग मान रहे होते हैं। इसमें ये देख लें कि अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी जगह पे खड़ा होकर अगर मैं एज लाइव कर रहा हूँ या कोई मैं खबर दे रहा होता हूँ तो मैं उसमें जो है कुछ ना कुछ ऐड करना चाहूँगा। उसकी वजह के व्यूवर्स देखना ये चाहते हैं। अब गंदगी के ढेर लगे हुए हैं तो मैंने पूरे इलाके में से उन जगहों का इंतखाब करना है जहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है, वहाँ पे खड़े होकर मैंने उसकी अक्कासी करनी है कि जी देखे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ये मामला हो गया, इससे उठने वाले तफर नया इलाका को शदीद परेशानी ये हो, मैंने उस पर बात करनी है। और अब देखना ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं रियलिटी पर, कि अगर आपकी 4 से ज़्यादा आबादी है और आपके पास 2 मुलाजिम हैं तो वो 2 मुलाजिम किस तरह आपको मैनेज कर सकते हैं। एक्चुअल तो ये होना चाहिए कि स्टेट इसको जो है ना वो व्यू करे और उस पर इम्प्लीमेंट करे, लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो माहौल है, हमारे मुल्क की जो हुकूमतें हैं या जिस
जिस तरह का हमारा निज़ाम है उसमें अभी तक तो ये मुमकिनात में से मुझे नहीं लगता। तो होना ये चाहिए कि जो हकीकत है वही डिलीवर हो। अगर हकीकत डिलीवर होगी तो फिर चैनल्स जितने हैं ये दुकानें बंद हो जाएंगी और लोग जो है वो देखना छोड़ देंगे, क्योंकि हम देखना पसंद करते हैं थ्रिल, उसमें हम सस्पेंस, लड़ाई झगड़े जो है ना इस तरह की नमक हाँ मिर्चों वाली खबरें जो है ना उनको हम पसंद करते हैं। आप साफ कोई से खबर दे वो खबर ही नहीं होगी, लोग उसको खबर मानते ही नहीं है। सर पूरे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जनूबी पंजाब के अंदर ये कल्चर है कि पॉलिटिकल प्रेशराइज बहुत ज़्यादा होता है। आपने अपने करियर का आगाज़ किया अंदाज़े अमर से, अंदाज़े अमर के बाद आपकी तगदो और आपकी मेहनत आपका मुंह बोलता सबूत है। आपने पॉलिटिकली प्रेशराइज को बलाए ताक रखते हुए इलाका भर की अक्कासी की, हर फोरम पे की, वो हर एक चीज़ को नज़र आती है। आपने पॉलिटिकल प्रेशराइज को कैसे बुलाए ताक रखा? असल में वैसे भाई हमारे छोटा सा इलाका है, हम सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, बाप दादा जी जी बिल्कुल। जानते हैं, तो यहाँ पे डिलीवर करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारे लिए भी बड़ी मसाइल थे, मैं समझता हूँ मेरे लिए भी बड़े मसाइल थे। एक वक्त ऐसा था किसी पॉलिटिकली पार्टी की तरफ से मुझे ये कहा गया था कि हम आपकी कोई फ्लैक्स कोई तस्वीर इलाका में नहीं देखें, अगर देखी तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। मेरा वे ऑफ वर्क जो है ना वो कुछ और है। मैं समझता हूँ जब आप सच्चाई पे काम कर रहे होते हैं, आप ईमानदारी से काम करें और अपने पैशन से प्यार करते हुए आप काम करें, तो दुनिया की कोई ताकत आपके आगे रुकावट नहीं बन सकती। मैं अगर मेरी बात आप करें तो मैंने जब से मैंने आगाज़ किया है मैंने बहुत कुछ खोया है इसमें। अगर मुझे फेम मिला है या मुझे नाम मिला है तो उसके पीछे मुझे बदनामियाँ भी मिली हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ उन दोस्तों का जिन्होंने बगैर सोचे समझे मुझ पर जो है तुम पे लगाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उसने मुझे सुरखरू किया है। मैं समझता हूँ कि आपकी पहचान जिस तरह दोस्तों से होती है इसी तरह आपके दुश्मनों से भी आपकी पहचान होती है। कि अगर आप अच्छे दोस्तों में बैठते हैं तो आपकी डेफिनेटली आपको लोग कहेंगे कि ये इसकी बैठक अच्छी है, ये नमाज़ पढ़ते हैं, इमाम मस्जिद के पास जाते हैं, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो इसी तरह अगर मैं समझता हूँ कि अगर आपके दुश्मन वो ज़माने के हासदीन में से हैं और वो हासद है और वो उनमें से कोई एक बंदा भी आपका दुश्मन है, तो मैं समझता हूँ ये आपकी कामयाबी की पहली दलील है। मैं समझता हूँ कि दुश्मनों की लिस्ट जो होती है ना उससे भी बंदे की पर्सनैलिटी जो है वो पहचानी जाती है, बंदे की पहचान होती है। कि अगर आप के अच्छे दुश्मन हैं, यानी कि वो लोग दुश्मन हैं जो ज़माने के हासद हैं, हसद करने वाले लोगों में से कोई एक बंदा भी आपके दुश्मनों की लिस्ट में है तो आपको मुबारकबाद, दुनिया के कामयाब तरीन शख्स है। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि आपने, मेरा एक गोल है, मेरा एक ख्वाब है कि मैं इसकी बुलंदियों पे जाना चाहता हूँ। मैं अपना काम इस नोयत का करना चाहता हूँ कि मेरी एक मुनफरिद पहचान हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्राम कर रहा हूँ तो वो भी मैंने एक नया स्टाइल शुरू किया हुआ है। शेर बड़ा साहब के बाद अगर इसकी सही काफ़ी हो रही है तो मैं समझता हूँ मेरे प्लेटफॉर्म से कोशिश की जा रही है कि मैं इस तरह थोड़ा ऐसे यहाँ से करूँ। उसमें मैंने जो सवाल आता है उसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है और मैं बाकी प्रोग्राम्स की भी तरतीब जो वो मैंने चेंज कर दी है। लेकिन देखें जब आप काम कर रहे होते हैं आपका एक गोल है कि मैंने लाहौर जाना है, तो फिर मैं समझता हूँ कि रास्ते में चलते हुए कोई चीज़ चमकती भी आपको नज़र आए या आपको कोई जानवर काटने के लिए दौड़े या कोई ऐसा हो तो आपको उस पर तवज्जो मरकूज़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैंने वहाँ पे जाना है लाहौर और मैं उधर ही जाऊँगा, स्टेट ऑफ वेज है, ना कि ये कि आप अपनी तवज्जो उस तरफ मबजूल करें, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करें और अपना कीमती वक्त जो है वो ज़ाया कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बस यही मोटो है। मैंने आज तक कभी भी किसी का रिप्लाई नहीं किया और मेरे खिलाफ बड़ी अज़ासराई होती रही है, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नीयत ठीक है और अल्लाह ताला मेरा साथ है। पाकिस्तान दुनिया के मुल्कों के अंदर वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे यूथ की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है।
रेशो ऑफ यूथ सबसे ज़्यादा होने के नाते हमारे स्टूडेंट्स जो डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़ेर तालीम हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि वो अगर मैस कम्युनिकेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कौन से फंडामेंटल स्टेप्स होंगे जिनको अडॉप्ट करते हुए वो मैस कम्युनिकेशन में आए? असल में वैसे मैं समझता हूँ कि अगर आपने जर्नलिज्म करनी है तो फिर आप इसको जो है वज़रिया माश ना लें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके और सारे मामला करके आते हैं और आप इसको ज़रिया माश बनाते हैं तो फिर डेफिनेटली आपने लोगों के इशारों पे काम करना है। फिर आप सहाफ़त तो जो है वो नहीं कर सकते जिसका जो किताबों में पढ़ाई जाती है या जो मकसद है, जो लफ्ज़ सहीफ़ा से सहाफ़त और इसका मतलब पैगाम रसानी। पैगाम रसानी का मतलब ये है कि आपने जो देखा या जो आपको दिया गया वही आप आगे डिलीवर करें, उसमें एडिट नहीं करें कुछ भी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस तरह हो नहीं सकता। जब आप करेंगे तो उस डेफिनेटली आपको किसी न किसी आप सोचें कि एक एंकर बैठा हुआ है प्रोग्राम कर रहा है, उसको महाना 50 लाख रुपए चैलेंज दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि 50 लाख की अमाउंट एक एंकर को क्यों दी जा रही है? क्योंकि उसने एक एजेंडे पे काम करना है, क्योंकि अपने उसने आप को वही स्क्रिप्ट लेके चलनी है जो उसे गिवन न होगी। हाँ, जो 50 लाख देने वालों ने उसको दिया हुआ है, जी। उसमें उसके लिए ना तो सच की अहमियत है ना झूठ की, उसके लिए सिर्फ वो एक स्क्रिप्ट है और उसमें वो पढ़ना है और उस पर काम करना है। वो एक एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है उस पर। और इस तरह जब किसी भी बंदे की लौंडी बन के बंदा काम करता है तो फिर काम काम नहीं होता, फिर आपकी मोरालिटी जो है वो हाई नहीं होती। मैं तो समझता हूँ बंदे को घिन आना शुरू हो जाती है। एक मखसूस टाइम होता है क्योंकि सच जो होता है ना, हकीकत, वो अंदर से इंसान को कभी ना कभी ज़रूर जो है ना वो चौंके लगाती है कि उठो, सच जो है वो बोलता है। तो आप जब ये आर्टिफिशियल ज़िंदगी में होते हैं तो कभी ना कभी आपको ज़रूर जो हकीकत की तरफ वापस लौटना ही पड़ता है। तो फिर बंदे को घिन आती है अपने उस किरदार से, अपने उस काम से कि मैंने यार क्या किया। शर्म आती है बंदे को कि मैं क्या करूँ। और देख लें आप लोगों ने चार्टर्ड तैयारे रखे हुए हैं, इतनी प्राप्ति है आप हम सोच भी नहीं सकते। और जो लोग ईमानदार हैं बेचारे वो बैठे हुए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जहाँ तक हमारी यूथ का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि हमें मोटिवेशंस की बड़ी ज़रूरत है। हमारे नौजवानों को जो है ना वो वे ऑफ थिंकिंग देने की बड़ी ज़रूरत है। और उसके लिए जिस तरह आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। छोटे से इलाके में होकर आप मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करते हैं, ये आप अपना काम, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। जिस तरह कासिम अली शाह साहब है, मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ और उनको मैं बड़ा शौक से देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। ठीक है, ऐसे लोगों की बड़ी अशद ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमारी जो यूथ है उसमें जुनून जज्बा है लेकिन उन वे ऑफ थिंकिंग नहीं है। उनको पता नहीं हमें जाना कहाँ है, उनके सामने एक्शन होने की तमीज़ नहीं है। अगर वो जर्नलिज्म आए या बिजनेस कम्युनिटी में जाएं, किसी भी वो प्रोफेशन में जाएं, वो पुलिस में जाएं, फौज में जाएं, किसी और शोबे में जाएं, तो उनका वे ऑफ थिंकिंग ओनली फॉर ये है कि वो पैसा कमाएंगे और अपने आप को फैसिलिटेट करेंगे, दैट्स इट। उनको ना तो पाकिस्तान से किसी किस्म का लगा हुआ है, ना उनको अपने ख़ानदान की इज्जत और बेइज्जती का लगा हुआ है। क्योंकि वो ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सियासी वबस्तगियाँ लेके आ रहे होते हैं और उन पे ही अमल दरामद करते हुए वो अपनी अखलाकी और सारी तवज्जो उनके साथ रिलेटेड रखते हुए वो काम करते हैं। इस तरह फिर मुआशरा नहीं बनता। ये कौम एक भीड़ है, इसको मुआशरा बनाने के लिए बहुत वक्त लगेगा, कौम बनाने के लिए बहुत वक्त लगेगा। उसके लिए हमें कासिम अली शाह जैसे लोगों की बड़ी अशद ज़रूरत है। हर इलाके में 5 से 10 लोग ऐसे होने चाहिए जो अपने हिस्से की शमा रोशन करें। सर, मीडिया बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है किसी भी सोसाइटी को बनाने के लिए और उसको बिगाड़ने के लिए। अगर मीडिया इतना अहम रोल प्ले कर सकता है तो एक सहाफ़ी को एक सोसाइटी में अहम रोल प्ले करने के लिए कौन सी वो स्टेप्स हैं, कौन से वो पहलू हैं जो एक सहाफ़ी की पर्सनैलिटी के अंदर नज़र आने चाहिए? हाँ, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका कि इलाका में एक सहाफ़ी जो होता है वो आइकॉन होता है, जी। वो एक सिंबल होता है।
वो उसको सबसे पहले साफ वो होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। उसके करैक्टर में किसी किस्म का झूठ नहीं होना चाहिए, मंशियात नहीं होनी चाहिए उसमें, एजुकेटेड होना चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा उसे सच लिखने, समझने और डिलीवर करने की उसमें ताकत होनी चाहिए। उसकी अखलाकी हमदर्दियाँ सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए, किसी सियासी पर्सन के साथ नहीं होनी चाहिए, किसी इदारे के साथ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि हमें अब ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा मस्बत चीज़ें जो है वो दिखाई जाए, नेगेटिविटी जो है उसको कम किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ मुझे पहले मिलता है कि हम खबर ही वो समझते हैं जो नेगेटिव होती है। जी। यानी कि जो मुस्बत मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं वो खबर ही नहीं है, वो फ्लैश नहीं होगी, वो बिल्कुल नहीं होगी, वो वायरल भी नहीं होगी, कोई देखना पसंद नहीं करता। हाँ, उसमें आप 2-4 चीज़ें ऐड कर दें, वही खबर आपको जनाब पॉपुलर कर देगी। तो इसका जो है ना ये बड़ा नुकसान हो रहा है, इसको कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नेगेटिविटी कम अज़ कम जितना मुमकिन हो सके नेगेटिविटी जो है उसको कम करना चाहिए, मुस्बत अंदाज में रिपोर्टिंग करनी चाहिए और अपने इलाके का जो मुस्बत पहलू है उनको उजागर करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, ना कि आप जो नेगेटिविटीज़ है उनको प्रमोट करें और उनको आप हाईलाइट करके अपने इलाके को लोगों दूर दूर बैठे हुए पूरी दुनिया में आपके जो भाई देख रहे होते हैं, जो प्रदेश में बैठे देख रहे होते हैं, वो वहाँ पे बैठ के शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि यार हमारे इलाके का देखिए किस तरह का चेहरा जो है वो सहाफ़ी कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरत ये है कि जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उनके लिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए, उनके लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ सिटिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो अच्छे टीचर्स हैं उनके पास उनकी सिटिंग्स होनी चाहिए, यानी कि उनको एक वे ऑफ थिंकिंग देने की ज़रूरत है। उनको थोड़ी सी वर्कशॉप दे के उनको बताया जाए कि आप अपने इलाके को जो है वो मुस्बत तरीके से रिप्रेजेंट करें। लेकिन बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर बंदा तो कार्ड लेके बैठा हुआ है, ना इसमें तालीम देखी जा रही है ना एक्सपीरियंस, तो ये ज़रा मुश्किल है काम। जी, तो व्यूअर्स आपने जाना कि जर्नलिज्म एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर बहुत से क्रूशल और डिफिकल्टीज वाले फैक्टर्स हैं। उनको बलाए ताक रखते हुए चेयरमैन प्रेस क्लब काले की मंडी ने उसके ऊपर रोशनी डाली और बताया कि किस तरह हमारी यूथ को आने वाले वक्त के अंदर मोबिलाइज होना चाहिए और पॉजिटिविज्म को किस तरह से फ़रोग देना चाहिए। ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि अगर आज हमने अपनी सफ़ों के अंदर ये सारी चीज़ें पैदा ना की तो आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर कि जहाँ बाकी सारे प्रोफेशंस वर्किंग कर रहे हैं वहीं पे जर्नलिज्म को हम इतने मस्बत अंदाज में अय्या करें कि लोग इस प्रोफेशंस को ज्वाइन करना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझें। थैंक यू वेरी मच।